हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। यूनिट 2 में हम बात कर रहे हैं स्टैक, क्यूज और रिकर्शन की बात कर रहे हैं। आज हमारा यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम रिकर्शन की बात कर रहे थे अभी तक। और आज इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, जो आज का टारगेट है, वो दो टॉपिक है हमारे, दैट इज टेल रिकर्जन एंड टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रॉब्लम तो एक है टावर ऑफ हनोई की, जिसका सोल्यूशन हमें देना है। कैसे उसका सोल्यूशन देते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक है छोटा सा, दैट इज टेल रिकर्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिकर्शन, डायरेक्ट रिकर्शन, इनडायरेक्ट रिकर्शन। एक कैटेगरी और भी होती है टेल, नॉन टेल। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, टेल रिकर्शन क्या होता है और टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो कैसे काम करता है, उसमें कुछ फॉर्मूले, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितने सारे इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं। इफ द टावर ऑफ हनोई इज ऑपरेटेड ऑन n इक्वल्स टू 10 डिस्क, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला इसके अंदर आज आपको मिलने वाला है। इफ n इक्वल्स टू 10 डिस्क, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मूव्स। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिल जाता है। तो कितने नंबर में पूछा गया है? इट इज आस्क्ड इन 2015-16 फॉर 2 मार्क्स। 2 नंबर का पूछा गया है 15-16 में। 15-16 में 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। Write an algorithm for finding solution to the tower of Hanoi problem. Explain the working of your algorithm with 4 disks. 4 डिस्क अगर हैं तो उसके लिए आपको आंसर लिखना है। ये 15 नंबर में पूछा गया है। Write an algorithm finding solution to the tower of Hanoi problem. Explain its working. ये 10 नंबर में पूछा गया है। 14-15 में घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, टावर ऑफ हनोई। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मूव्स, और जब n की वैल्यू 10 है तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है 17-18 के अंदर। राइट अ रिकर्सिव सॉल्यूशन टू टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। वो प्रोसीजर आज अभी हम डिस्कस करेंगे। रिकर्सिव जो प्रोसीजर है ये 18-19 में 2 नंबर में पूछा गया, छोटा सा प्रोसीजर, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। 12 क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखिए। एक्सप्लेन टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम, राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिथम, 7 नंबर में पूछा गया। 18-19 में फिर से वही क्वेश्चन। टेल रिकर्जन क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया 19-20 के अंदर। रिकर्सिव सॉल्यूशन ऑफ टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम 2019-20 में 5 नंबर के अंदर पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम का, ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 नंबर में पूछा गया है 20-21 के अंदर। राइट ए प्रोग्राम फॉर टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम विद n नंबर ऑफ डिस्क, शो ऑल स्टेप्स यूज्ड इन सॉल्विंग टावर ऑफ हनोई फॉर 3 डिस्क। 3 डिस्क के लिए टावर ऑफ हनोई को सॉल्व करना है, 7 नंबर में पूछा है 2020-21 में। टेल रिकर्शन क्या होता है, फिर से वही क्वेश्चन है, सुटेबल एग्जाम्पल से उसे एक्सप्लेन कीजिए, 2 नंबर में पूछा 21-22 में। और लास्ट ईयर फिर पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेल रिकर्शन, 2022-23 में 2 नंबर का। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि टावर ऑफ हनोई से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेल रिकर्शन की। टेल रिकर्शन का सीधा कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा रिकर्सिव, रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन होता है व्हेन ए फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ। अगर वो फंक्शन कॉल लास्ट ऑपरेशन है, टेल का मतलब क्या है, सबसे लास्ट। टेल का मतलब क्या है, सबसे एंड वाला प्रोसीजर। तो अगर सबसे लास्ट जो कॉल है वो रिकर्सिव कॉल है, दैट टाइप ऑफ रिकर्शन इज नोन एज टेल रिकर्शन। पढ़ लेते हैं एक बार। एज वी नो द प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड एज रिकर्शन। रिकर्शन आपको मालूम है, व्हेन ए फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ, दैट इज डायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट भी होता है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है, दूसरे में फिर आप फिर तीसरे को करते हो, तीसरे में फिर पहले वाले को करते हो, दैट इज इनडायरेक्ट रिकर्शन। बट व्हेन दिस कॉल्ड फंक्शन इज द लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट, अगर ये रिकर्शन जो है किसी फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन डेफिनेशन में उसी फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन अगर वो फंक्शन डेफिनेशन लास्ट है, लास्ट ऑपरेशन, उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं है, बट व्हेन दिस कॉल्ड फंक्शन इज द एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी, देन इट इज कॉल्ड द टेल रिकर्शन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेल रिकर्शन बोलते हैं। वी यूज स्टैक टू मेंटेन, हम जानते हैं स्टैक को मेंटेन करते हैं जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं। किसको स्टोर करने के लिए? लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, पैरामीटर को स्टोर करने के लिए, और रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के लिए। फिर क्योंकि वो किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो फिर एक एक करके जो आपने पुश किया है, उसे पॉपिंग ऑपरेशन से एक एक करके आप उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। वी यूज स्टैक टू मेंटेन ऑल द फंक्शंस, बट here it will not append new function in a stack, but it will overwrite the value of previous function with the current one. So we can say the function call time and stack implementation time will be reduced and it will give better performance. जब वो लास्ट होगा तो लास्ट होने से क्या होगा, वो क्या परफॉर्मेंस करेगा, स्टैक इंप्लीमेंटेशन टाइम, और इट विल रिड्यूस द
इट विल गिव बेटर परफॉर्मेंस। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे अभी इसका। इन टेल रिकर्जन देयर इज सिंगल रिकर्सिव कॉल दैट अकर्स एट वेरी एंड, सबसे लास्ट में होता है, ऑफ द फंक्शन इंप्लीमेंटेशन। एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, वो रिकर्शन है, और अगर वो रिकर्सिव कॉल ही लास्ट ऑपरेशन है किसी फंक्शन के अंदर, तो दैट इज टेल रिकर्शन। इन अदर वर्ड, व्हेन द रिकर्सिव कॉल इज मेड, जब कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है, देयर आर नो मोर स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द फंक्शन। उसके बाद कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन नहीं होता है रिकर्सिव कॉल के बाद। द सिंगल रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट थिंग टू हैपन व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो लास्ट होता है। कैसे होता है देखिए, छोटा सा एग्जांपल है, ये एग्जाम में लिखना है आपको। जैसे एक फंक्शन 3, ये वॉइड मेन है, एक फंक्शन आपने बनाया और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी है, 3 है। जहां इनकी वैल्यू 0 है, फॉल्स है, तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। किसे प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। और किसे रिटर्न करोगे आप, 3 - 1 से 2 जाएगा। इस बार वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। n को प्रिंट कर देगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 2 से 1 हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। फिर n को प्रिंट करेगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और लास्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वापस जाएगा, 0 होगा। अगर n 0 है तो रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद इसका मतलब इस रिकर्सिव कॉल, जो लास्ट रिकर्सिव कॉल है, अगर मैं इसे इसके नीचे लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉन रिकर्सिव कॉल, नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन। अगर मैं इसे इसके बाद लिखता हूं, क्योंकि इसके बाद भी अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो इसी तरीके से स्टैक मेंटेन होगा, तो फिर एक एक करके पॉप होगा। पॉप होने से इसके बाद अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अगर ये लास्ट नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट नहीं है, तो कैसा है, वो नॉन टेल है। और अगर ये दिस इज द लास्ट इन दिस फंक्शन, दिस इज नोन एज टेल रिकर्शन। तो छोटा सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज टेल रिकर्शन, आप समझ गए, रिकर्शन में होता है। और अगर वो रिकर्सिव कॉल ही लास्ट ऑपरेशन है किसी फंक्शन के अंदर, दैट इज टेल रिकर्शन। और ये एक छोटा सा एग्जांपल आप उसके अंदर लिख सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ऊपर कभी नहीं पूछा गया। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, जिसमें से मैंने 12 क्वेश्चन आपको दिखाए। 12 में से 10 क्वेश्चन कम से कम किसके ऊपर आए हुए, सॉरी 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन किसके अंदर पूछे गए, टावर ऑफ हनोई पे। टावर ऑफ हनोई को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ बनारस टावर और टावर ऑफ ब्रह्मा बोलते हैं, और ल्यूकस टावर भी बोलते हैं। देखिए आपने नाम पहले नहीं सुना होगा, मैंने विकिपीडिया पे ढूंढा कि टावर ऑफ हनोई को और क्या क्या बोलते हैं, इसकी हिस्ट्री अभी मैं आपको सुनाऊंगा। द प्रॉब्लम ऑफ बनारस टेम्पल, यानी कि जो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, उसमें एक मिथ है कि उसमें एक रूम है, उस रूम के अंदर 3 पिलर हैं, उस 3 पिलर के अंदर एक पिलर पे 64 डिस्क हैं, और 64 डिस्क को जो ब्रह्मा जी हैं, अगर वो एक एक करके भी अगर एक सेकंड एक मूवमेंट पे लगता है, तो उसको मूवमेंट में कितना टाइम लगता है, वो कैलकुलेशन अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इस तरह का डिस्कशन मैं अभी आपसे करने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। क्योंकि टावर ऑफ हनोई जो आपको एक बाहर का नाम लग रहा है, उसका नाम क्या है एक्चुअल, द प्रॉब्लम ऑफ बनारस टेम्पल। काशी विश्वनाथ हिंदू विश्वनाथ जो मंदिर है, टेम्पल है, उसकी बात कर रहा हूं। टावर ऑफ ब्रह्मा, और इसे ल्यूकस टावर भी बोलते हैं। ल्यूकस तो वो है जिन्होंने इसको बारे में बताया था, टावर ऑफ हनोई के बारे में, तो ये उनके नाम पे है ल्यूकस टावर। तो देख लेते हैं, टावर ऑफ हनोई इज ए मैथमेटिकल पजल इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन एडवर्ड ल्यूकस इन 1883। ठीक है, ये तो हिस्ट्री हो गई 1883 में। द प्रॉब्लम हैज ए हिस्टोरिकल बेसिस इन द रिचुअल ऑफ द एंशिएंट टावर ऑफ ब्रह्मा। क्या मैं अभी आपको बता रहा था, हिस्ट्री क्या है टावर ऑफ हनोई की। Numerous myths regarding the ancient and mystical nature of the puzzle popped up almost immediately, including a myth क्या है, about काशी विश्वनाथ टेम्पल containing a large room, एक बहुत बड़ा कमरा है वहां पे, with 3 poles, 3 पोल है वहां पे, रोड है, 3 खंबे हैं वहां पे, और सराउंडिंग बाय 64 उसमें गोल्डन डिस्क रखी हैं, उसके ऊपर गोल्डन डिस्क हैं, सोने की हैं। वो कितनी है नंबर में, 64 हैं। The story of Indian temple was spread and checked by the friend of Lucas. Lucas के जो फ्रेंड थे वो उन्होंने उसके साथ शेयर की थी। उसके बाद ये ऐसा माना जाता है, मैंने कहा ना ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी जब वो ऐसा कुछ है, उसमें विकिपीडिया में आप ढूंढेंगे तो पता लगेगा कि वो जैसे ही वो 64 जो डिस्क हैं, गोल्डन डिस्क हैं, वो पहले वाले पिलर से तीसरे वाले में चले जाएंगे, तो वो जो है यूनिवर्स का एंड हो जाएगा, ऐसी कुछ स्टोरी है। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूं। इफ द प्रेस वर एबल टू मूव डिस्क एट ए रेट ऑफ 1 per second, अगर मैं ये मान लूं कि वो एक पोल से तीसरे में लेके जाना है और
एक पोल में 64 डिस्क हैं और एक डिस्क को मूव करने में अपनी सही पोजीशन पे वो 1 सेकंड लगता है, तो भी कितना टाइम लगेगा? तो ये लगेगा 2⁻⁻1। इसको सही कर लीजिए, इट इज, तो कितना टाइम लगेगा? 2⁻⁻1 टाइम लगेगा अगर 1 सेकंड लगता है तो ये 2⁻⁻1 किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 585 बिलियंस के बराबर है। ये कितने के बराबर है? ये इतना टाइम लग जाएगा, इसमें 585 बिलियन यानी कि अरब, इतने साल लग जाएंगे। और ये जो वैल्यू है, जो यूनिवर्स की जो हम एज बताते हैं, उससे लगभग ये 42 टाइम्स ज्यादा है ये वैल्यू। अगर ये काम करना शुरू करें, वो 64 को एक पोल से उसके तीसरे पोल पे, कुछ नियम है कि जो डिस्क है सबसे नीचे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कुछ अभी हम रूल पढ़ेंगे कैसे वो शिफ्ट होगा। ऐसे नहीं कि बस एक से निकाला तो 64 ही होगा, फिर तो एक निकाला फिर दूसरा डाल दिया फिर तीसरा डाल दिया, वो तो 64 ही टाइम लगेगा। लेकिन उसे एडजस्ट करने में किसी प्रॉपर्टी के बेस पे वो कितना टाइम लगेगा? अगर एक को मूव करने में 1 सेकंड लगता है तो टोटल टाइम जो लगेगा दैट इज 2⁻64-1 विच इज इक्वल टू 585 बिलियन, विच इज अबाउट 42 टाइम्स द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स। गूगल करेंगे, एस्टिमेटेड एज आपको मिल जाएगी, जो अप्रोक्सीमेटली कितनी बता रहे हैं गूगल के ऊपर, 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी यूनिवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है 585, ये 585 बिलियन, ये इससे लगभग कितनी ज्यादा है? 13.8 से ये 42.8 ज्यादा है। तो कुछ इस तरह का 42 टाइम ज्यादा है। तो कुछ इस तरह की हिस्ट्री है इसकी टावर ऑफ हनोई की, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं, हिस्ट्री हमने पता कर ली, आगे करते हैं हम। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है, इन द टावर ऑफ हनोई पजल वी हैव 3 रॉड्स, 3 रॉड्स कह लीजिए, पोल कह लीजिए, है ना, तो कुछ भी कह सकते हैं, और एंड डिस्क है हमारे पास। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल इज टू मूव एंटायर स्टैक ऑफ डिस्क फ्रॉम फर्स्ट रॉड टू अनदर रॉड बाय ओबेइंग द फॉलोइंग रूल्स। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है टावर ऑफ हनोई का, तो आंसर आपके सामने है। इन द टावर ऑफ हनोई पजल वी हैव 3 रॉड्स है, ये फिक्स है, और n नंबर ऑफ डिस्क हैं, वो अलग अलग साइज की हैं, n नंबर ऑफ डिस्क हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल इज टू मूव एंटायर स्टैक। एंटायर स्टैक का मतलब है, अभी आप देखोगे कि इस तरह का वो सपोज पॉल है और उसके अंदर 3 डिस्क फिर ऐसे होंगी, ऐसे होंगी वो 3 डिस्क, ये सबसे बड़ी, ये छोटी नीचे नहीं आ सकती, छोटी के ऊपर बड़ी नहीं आ सकती, और ये आपको इस वाले पोल का यूज करके आपको कहां पे शिफ्ट करना है? ये बिल्कुल एज इट इज आपको यहां शिफ्ट करना है, ऐसे शिफ्ट करना है। तो ये कह रहे हैं, ये 3 बातें आपको इस रूल का यूज करके करना। सबसे पहले तो क्या होगा, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम। एक समय में एक ही डिस्क को आप एक पोल से दूसरे पोल में मूव करोगे, यहां से यहां ले जाना है आपको, एक समय में एक ही डिस्क को कर सकते हो। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द रोड्स एंड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर रोड और एन एम्प्टी रोड। एक सबसे वाली टॉप ही उठा सकते हो आप, और दूसरे जो एम्प्टी है उसके ऊपर टॉप पे डाल सकते हो। और तीसरा रूल कहता है, नो डिस्क कैन बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क दैट इज स्मॉलर इट इज। छोटी के ऊपर छोटी जो डिस्क है उसके ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती है। तो ये नियम है, ये रूल है हमारा, कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए, एक पजल है आपके सामने टावर ऑफ हनोई जिसका नाम है, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें 3 ये नियम आपको फॉलो करने हैं। एक पोल से नंबर ऑफ डिस्क को, जिनका साइज वेरी करता है, किसी दूसरे पोल में डालने के लिए, और आपको हेल्प के लिए एक पोल और मिलता है, एक रोड और मिलती है। तो ये नियम आपको याद करने हैं, एक बार में एक को मूव करना है, दूसरा छोटे के ऊपर बड़ा नहीं आ सकता, और तीसरा अपर डिस्क फ्रॉम वो टॉप ऑफ द स्टैक से उठाएंगे, बीच से निकाल सकते हो, टॉप ऑफ द स्टैक पे आप प्लेस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 1 है इसका नंबर, ये 2 है, ये 3 है, या इसको A B C कह लीजिए, एल्गोरिथम के हिसाब से मैंने लिखा है इनको। तो आपको ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर सबसे छोटी है, इसको यहां से लेके आपको यहां पे लाना है। ये है आपका द कंसीडर द फॉलोइंग फिगर विद 3 रॉड्स एंड 3 डिस्क। 3 डिस्क है और 3 ही आपकी रोड है। दिस इज रॉड नंबर 1, दिस इज रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3, या पोल नंबर 1, पोल नंबर 2, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। Either you will call it rod or the pole, ठीक है। चलिए, the requirement is we have to shift this from rod A to rod C। समझ गए हम, A से C में लाना है using rod B, और B का हम यूज कर सकते हैं by following above mentioned 3 रूल, जो अभी 3 हमने पढ़े हैं।
टू अंडरस्टैंड दिस पजल वी विल कंसिडर दी 3 डिस्क एज। ये 3 रोड है, 3 रॉड्स एंड 3 डिस्क एज। इसमें 3 डिस्क है, इसको यहां से यहां लाना है। और प्रिंसिपल 3 हो गए, ऑब्जेक्टिव 3 हो गए। प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर लगेगा अभी आपको ये। मूव टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम रॉड ए टू रॉड बी। रॉड ए से रॉड बी पे यानी कि ए टू बी आपको n-1 यानी कि एक छोड़ के n-1 n कितनी है? 3 है, तो n-1 लेनी है आपको, एक कम लेनी है। बाकी सारी आपको कहां ले जानी है? वो कह रहा है कि यहां से बाकी सारे आपको यहां ले जानी है, ए टू सी ले जाना है। जब ए टू सी आप ये दोनों ले आएंगे तो ये वाली आप यहां ले आएंगे, फिर ये वाली यहां ले आएंगे। तो उसके बाद अगला देखिए प्रोसेस, फिर क्या कह रहा है? मूव टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम रॉड ए टू रॉड बी, यानी कि ये जो रॉड है ये वाली जो है, सॉरी यहां नहीं, यहां लाना है इनको, पहले यहां लाना है, फिर इस वाले को यहां लाना है, ये बड़ी वाली यहां आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो यहां पे है यानी कि ये कुछ ऐसे होगा यहां पे, और तो फिर इन दोनों को आप उठा के यहां ले आएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। करेंगे तो रूल को फॉलो, क्योंकि दो तो एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन कुछ प्रोसीजर बनाया, उस प्रोसीजर को समझने की कोशिश कीजिए। मूव टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम रॉड ए टू रॉड बी। रॉड ए से बी में ले आइए, n-1 टॉप यहां ले आइए बी में, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, फिर वो जो ए में बची एक सबसे बड़ी जो एक बची उसे कहां ले आइए? उसे ए से सी में ले आइए। तो ये बड़ी वाली यहां पे आ गई, अब ये बड़ी वाली यहां पे आ गई और इसके ऊपर वाली यहां पे है। तो आगे क्या कह रहे हैं? मूव n-1 डिस्क फ्रॉम बी टू सी, और वो जो n-1 डिस्क थी जो यहां लेके आए थे आप, वो सारी कहां पे लेके आनी है आपको? फिर सी में लेके आनी है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो हम दोबारा समझ सकते हैं। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये लॉजिक समझना जरूरी है। एक बार और देख लेते हैं क्या कहता है ये लॉजिक, कि हमारे पास इस तरीके से वी हैव 3 रॉड्स, दीज आर द 3 रॉड्स, और इस ए वाले में कुछ इस तरह की पोजीशन है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। वो क्या कह रहा है? मूव यहां करना चाहिए मुझे, यहीं पे कर लेते हैं। सपोज ये 3 रॉड है, ये है 3 रॉड, ये ए है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कह रहे मूव टॉप n-1 डिस्क। टॉप n कितनी है? 3 है। टॉप n-1 डिस्क, n-1 इज बोथ, ये वाली दो, ये कहां ले आइए? ए से बी में ले आइए। तो ये दोनों कहां आ जाएंगी? ये दोनों आ जाएंगी, ये दोनों आएंगी यहां पे। तो यहां पे क्या बचेगा? बस यहां पे बस फिर ये बचेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे ये आ जाएगा। फिर कह रहे हैं मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी। ए से ये जो बड़ी वाली है इसे ले आइए यहां पे ए टू सी। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे केवल फिर इतना बचेगा, यहां पे कुछ ये ए कुछ नहीं बचेगा। फिर कह रहे हैं n-1 डिस्क फ्रॉम बी टू सी। तो ये जो बी वाली हैं ये सारी कहां पे आ जाएंगी? ये यहां पे आ जाएंगे। वो रूल फॉलो करेंगे, वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो ये क्या बचेगा? ये केवल एक एम्प्टी रॉड आपके पास बचेगा बी। अल्टीमेट पर्पस यही था कि आपको यहां से ए से सी में ट्रांसफर करना था, लेकिन रूल फॉलो करने हैं। कैसे करने हैं चलिए आगे देखते हैं। ये वो एल्गोरिथम है जिससे आपका काम हो जाएगा। ये टावर ऑफ हनोई है, ये एल्गोरिथम कई बार पूछी जा रही है। एन नंबर ऑफ डिस्क है। ए का मतलब है कहां से, किस रॉड से। बी का मतलब है यूजिंग, किस रॉड का यूज करके। और सी का मतलब है किस रॉड के ऊपर, कहां पे ले जाना है। यहां पे लिखा भी है वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिस्क। नंबर ऑफ डिस्क, ए का मतलब है कहां से, बी का मतलब है किस रोड का यूज करके, फ्रॉम मतलब फ्रॉम विच रोड, और फ्रॉम यूजिंग विच रोड। सी का मतलब टू विच रोड, किस रोड पे लेके जाना है। अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो ये रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट करना है, अगर एन की वैल्यू कम है तो कुछ नहीं करना है। एन की वैल्यू अगर कम है तो काम आपका हो चुका है, इसका मतलब अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो ये कॉल करना है, उसके बाद आपको ये प्रिंट करना है, उसके बाद आपको ये क्या करना है, फिर से आपको रिकर्सिव कॉल करनी है इसके अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इसका यूज करके कैसे। हियर इन आवर एग्जांपल n इक्वल्स टू 3 है, मैंने n की वैल्यू कितनी ले ली है, 3 ले ली है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 a का मतलब क्या है, फर्स्ट रॉड है। b का मतलब है दूसरे का यूज करके। c का मतलब है तीसरी रोड के ऊपर मुझे लेके जाना है। और देखिए अब कितने, अब मुझे दो बातें पता चलेंगी इससे, इस काम को करने से मुझे एक तो नंबर ऑफ मूवमेंट पता लगेंगे, नंबर ऑफ मूवमेंट कितने हुए, जिससे कि मेरा सारा जो ए वाला जो डिस्क थे वो किस में चले गए, सी में चले गए। और दूसरी बात मुझे एक और पता लगेगी यहां पे कि फंक्शन कॉल कितने हुए, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नंबर ऑफ
फंक्शन कॉल कितने हुए, ये बात भी अब आपको पता लगेगी। कैसे पता लगेगी, देखिए जब आप ये पास करोगे, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, विच फंक्शन, दिस वन, ये फंक्शन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो फंक्शन में मैंने क्या लिया है 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन इज ट्रू, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्या कॉल करेगा ये n माइनस 1 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां c लिखा है पहले, c की वैल्यू 3 और b की वैल्यू है कितनी होगी 2, तो 2 1 3 2 आ जाएगा। जो फंक्शन खुद को कॉल करेगा, वैल्यू ध्यान रखिए 2 1 3 2 लिख देता हूं मैं, तो ये फिर से एक फंक्शन कॉल करेगा और वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू यहां से देख लीजिए 2 1 3 2, वैल्यू बनेगी 2 1 3 2, किसकी वैल्यू है ये, n a b c की वैल्यू है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये इसे प्रिंट करेगा, प्रिंट क्या करेगा a to c, a to c का मतलब 1 2 3, क्या आएगा 1 2 3 आएगा, a to c का मतलब है c की वैल्यू कितनी है 1 2 3 आएगा, तो मैंने यहां लिख देता हूं, तो प्रिंट करने के लिए क्या बनेगा 1 2 3 बनेगा, प्रिंट करेगा 1 2 3। चलिए और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा, अब की बार क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब कितना है 2, b का मतलब कितना है, b का मतलब है 2 और a का मतलब कितना है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी कि 2 2 1 3, मैं यहां लिख देता हूं 2 2 2 2 2 2 1 3, यहां लिख लेता हूं और ये फिर से लिख लेता हूं मैं n a b c। चलिए अब ये रिकर्शन है, अब इसे सॉल्व कर लेता हूं मैं। जब वैल्यू ये हो जाएगी, जब ये वैल्यूज हो जाएंगी, इस बार वैल्यू क्या होंगी, इस बार वैल्यू होंगी 2 1 3 2, वैल्यूज क्या होंगी 2 1 3 2, मैं यहां लिख लेता हूं 2 1 3 2, फिर से कॉल करेगा 2 1 3 2, तो क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर देन 0 है n की वैल्यू 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू है, तो ये कॉल क्या कॉल करेगा n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 2, ध्यान रखिएगा आगे पीछे लिखे हैं आर्ग्यूमेंट, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, यानी कि 1 1 2 3, मैं यहां लिख लेता हूं, ये कॉल होगा तो क्या बनेगा 1 1 2 3 n a b c, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करेगा a to c, प्रिंट करेगा a to c, तो क्या प्रिंट कर देगा ये प्रिंट कर देगा a की वैल्यू है 1 2 c 1 2 3 प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, n माइनस 1 की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं लिखूंगा 1 3 1 2, अब समझ रहे हैं आप, मैं लिखूंगा 1 1 3 1 3 1 2 और 1 3 1 2 किसकी वैल्यू है, n a b c की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद इसे भी यहां से कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे तो इसके बाद ये होगा लेकिन हैंड टू हैंड कंप्लीट करते चलते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 2 2 1 3 है, अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आपके पास तो पेंसिल होगी उससे आप कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी है 2 2 1 3, 2 2 1 3 के लिए क्या करेगा 2 2 1 3, तो 2 2 1 3 के लिए क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, हाँ n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो n माइनस 1 2 माइनस 1 इज 1, a की वैल्यू कितनी है दैट इज 2, c की वैल्यू कितनी है दैट इज 3, b की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 1 2 3 1, मैं लिख देता हूं यहां पे 1 2 क्या होगा 1 2 3 1, दैट इज n a b c। उसके बाद क्या होगा, इसके एग्जीक्यूशन के बाद ये कॉल करेगा किसे, a to c को प्रिंट करेगा, a to c कितना है, a to c है 2 2 1, a to c है 2 1 को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होगा, इसके एग्जीक्यूशन के बाद होगा n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 1, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है तो n माइनस 1 कितना होगा 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, b इज 1 और a की वैल्यू कितनी है दैट इज 2 और c की वैल्यू कितनी है दैट इज 3, तो 1 1 2 3 मैं नोट कर लेता हूं 1 1
1 1 1 2 3, यानी कि n की वैल्यू a b c, n a b c। अब इस इधर आ जाता हूं मैं, अब इसे सॉल्व करता हूं, इसे सॉल्व करता हूं 1 1 2 3 को, 1 1 2 3 को, 1 1 2 3 में क्या होगा, n की वैल्यू होगी 1 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो n माइनस वन का मतलब कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो अगली बार देखो जब वापस आएगा तो वो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कब चलेगा, ये दोबारा जब चलेगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बस, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये कुछ आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा a to c, a to c की वैल्यू कितनी है, a to c की वैल्यू यहां से देख लेता हूं 1 3, a to c 1 3, a to c 1, a to c is 1 3, a to c is 1 3। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद a to c क्या लिखना था हमें, a to c 0 1 a c b 1, सॉरी ये 0 हो गया, और a to c लिखना है, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3 है, तो 1 3 लिख दिया हमने, हाँ लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, उसके बाद ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर आएगा n-1, ये फिर 0 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है हमारे, तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो मुझे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे एक फंक्शन फिर से कॉल जो हुआ उसमें वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यू भी देखिए कितनी हो जाएगी, ये भी n-1 हो जाएगी। अब की बार क्या हो जाएगी वैल्यू, अब की बार क्या होगी वैल्यू, मुझे किसके लिए करना है, 1 3 1 2, 1 3 1 3 1 2, तो 1 3 1 2 में क्या हो जाएगा, 1 3 1 2 में क्या होगा, 1 क्या ग्रेटर देन है 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, n-1 तो 0 हो गई, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, ये क्या कैलकुलेट होगा 0, और आगे कुछ कैलकुलेट करने, क्योंकि अगली बार ये कॉल नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सॉरी, उसके बाद हमें करना है a to c प्रिंट करना है। a की वैल्यू कितनी है, 3 2 2, 3 2 2, यहां लिख देता हूं 3 2 2, यहां लिख दिया, ठीक है, ये पूरा हो गया। सबसे पहले नहीं, अभी एक कॉल और है, एक कॉल और है, वो क्या है, वो ये वाला है n-1 bac, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, ये फंक्शन कॉल होगा लेकिन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके बाद आगे वैल्यू कॉल नहीं होगी, क्योंकि ये 0 हो गया तो आगे वो आएगा ही नहीं फंक्शन के अंदर। चलिए अब यहां तक पहुंचे, यहां कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं 1 2 3 1, वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 1, एक बार और देख लेते हैं, वैल्यू हो गई 1 2 3 1, 1 2 1 2 3 1, 1 2 3 1 ग्रेटर देन 0, 1 की n की वैल्यू कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, आगे क्या करता है, प्रिंट कर रहा है a to c, a to c मतलब 2 to 1 प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 2 1, प्रिंट करेगा 2 1 को प्रिंट करेगा। फिर इसका 2 1 के बाद क्या होगा, 2 1 के बाद होगा ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 bac, n-1 है ना, n की वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा, तो लेकिन फंक्शन कॉल अगली बार नहीं होगा, इस बार तो हुआ 0 और ये नहीं होगा फिर उसके बाद, ठीक है। फिर ये इसके बाद क्या होगा, फिर ये हम काम करेंगे 1 1 2 3 के लिए, 1 1 1 1 2 3 के लिए, तो 1 होगा, कंडीशन ट्रू है, n की वैल्यू कितनी है, 0 से बड़ी है, ग्रेट n की वैल्यू बड़ी है 0 से बड़ी है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये n-1 से 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो 0, और ये ऐसे करके मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा a to c, a to c का मतलब है 1 3 को प्रिंट करेगा, 1 3 को प्रिंट करेगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 3 को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पे फिर एक फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन अगली बार नहीं होगा तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार हुआ, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, मैंने क्या कहा था आपसे, जब ये 0 हो गई है वैल्यू, यहां अगर मैं कॉल करता हूं दोबारा से तो क्या कॉल होगा ये, तो वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 हो गई, n ग्रेटर देन 0, तो ये कोई भी फंक्शन अब यहां पे आपके सामने, ये सब में वैल्यू कितनी हो गई, सब में 0 हो चुकी है, ये कोई भी कॉल नहीं होगा। अब देखिए कैसे कॉल हुआ ये, सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले दिस वन, दिस इज दी, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, पेन दूसरा लेता हूं,
मैं रेड कलर से, ये पहला कॉल, ये दूसरा कॉल, उसके बाद इसे मैं तीसरा मान रहा हूं, तीसरा कॉल, फिर ये चौथा कॉल, फिर उसके बाद ये हो चुका, फिर ये हो चुका, फिर दिस इज फिफ्थ वन कॉल, फिर उसके बाद ये वाला, इसके बाद सॉरी ये अपने छोड़ दिया एक, फिर हमने पहले क्या किया 1, फिर ये हुआ 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर इसके बाद नहीं हुआ तो इसका प्रिंट हुआ, फिर इसका ये 5 के बाद, फिर ये उसके बाद 5 के बाद फिर ये वाला कॉल हुआ 6 के बाद दिस वन 7, फिर उसके बाद कॉल हुआ ये 8, उसके बाद सॉरी 5 6 और फिर 7 ये है, 5 6 एंड 7 दिस वन 6 7, फिर उसके बाद ये वाला 8 है, फिर ये वाला 8 है, फिर ये 9 है, फिर उसके बाद ये 10 है, फिर इसके वाला ये 11 है, और फिर इसके बाद वाला फिर ये 12 है, और फिर उसके बाद वाला ये क्या है, ये 13 है, और उसके बाद वाला ये 14 है, ये तो कर लिया, तो सॉरी ये है 14, दिस वन इज 14, ये 14 है, फिर उसके बाद ये 15 है। तो कितने कॉल लगे आपको, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने लगे, 15 लगे। और मूवमेंट क्या क्या हुए, मूवमेंट हुए आपके, सबसे पहले आपने क्या प्रिंट किया, सबसे पहला, दूसरा कलर ले लेता हूं ये वाला, तो सबसे पहले ये आए आप, फिर ये आए, फिर आपने किसे प्रिंट किया, नहीं सबसे पहले ये था, फिर ये प्रिंट किया, सबसे पहले आया 1 3, तो देखिए मैंने अगली वाली स्लाइड में लिखा है सबसे पहले आया 1 3, फिर उसके बाद क्या आया 1 3 के बाद क्या हुआ, दिस इज आई थिंक NABC, यहां कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है, ये 1 2 होगा, इसको सही कर लेंगे, दिस इज, फिर उसके बाद ये आया 1 2, 1 2 के बाद क्या आया, 1 2 के बाद आया 3 2, 1 2 के बाद आया 3 2, यहां थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है कहीं लिखने में, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, फिर ये हमने सबसे पहले ये किया, फिर इसको किया, फिर इसको करने के बाद पहले ये वाला फंक्शन हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद द नेक्स्ट इज 3 2, देन 1 3 3 2, देन दिस इज दी 1 3 के बाद क्या है 1 3 के बाद क्या है, देन नेक्स्ट वन इज 1 3 के बाद है फिर 2 1, ये हमें नोट करना है, हमारी कोई मिस्टेक रही है कि 2 1 ये रहा हमारा, उसके बाद 2 1 के बाद हमने क्या किया, इसको करने के बाद फिर इसे एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद क्या आया 2 1 के बाद आया 2 3 और 1 3, 2 3 इज 2 3 एंड 1 3, यहां पे हमारी कुछ मिस्टेक रही है, हमने लिखने में कुछ गलती करी है, इसको आप देखिएगा क्योंकि लिखने में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, इसी वजह से हमें, अदरवाइज जो हमें मूवमेंट मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, मूवमेंट हमें ये मिलेंगे, दिस इज द आंसर, ये मूवमेंट मिलने चाहिए हमें 1 3, तो वो जो आर्ग्यूमेंट हमने आगे पीछे लिख दिए, इसका मतलब हम इसे दोबारा कॉल करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो मैंने अभी इसमें आगे वाले के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेंगी। हमने गलती यहां करी होगी, जब हम इसे लिख रहे होंगे तो हमने ये A to C लिखा होगा, तो यहाँ पे A to C की वैल्यू लिखनी थी, हमने यहां से देख के लिख लिया होगा, तो यहाँ पे हमें A to C 1 और यहाँ पे B की वैल्यू 2 3, तो हमने आगे पीछे कुछ वैल्यू लिख दी है, अदरवाइज आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करने के बाद यही आपको आंसर मिलना चाहिए, आई हैव नोटेड डाउन दिस आंसर ऑल्सो। तो हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मूवमेंट्स, तो अगर नंबर ऑफ डिस्क 3 है, 3 में हमें कितने मिले मूवमेंट, 7 मिले, तो इसका फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ डिस्क, इसका अपना एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स के लिए, तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी हुई थी, देखिए अभी 15 आया था, तो कैसे आया था, 2 raised to the power 3 plus 1 minus 1, that is 2 raised to the power 4 minus 1, this is 16 minus 1 equals to 15। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि 10 हैं, सपोज दिस, just you will simply replace this value of, put this value of n, you will be able to calculate this general formula for number of function call, using this formula you will be able to calculate the how many function call will be required। दूसरा क्या है, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मूवमेंट्स, नंबर ऑफ मूवमेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ मूवमेंट आ रहे हैं 2 raised to the power n minus 1, देखिए n कितना है, n की वैल्यू 3 है, 3 का मतलब है 8 minus 1 कितने आए हैं, 7 आए हैं, 7 मूवमेंट्स में यू विल बी एबल टू प्लेस
द डिस्क बाय यूजिंग दोज प्रिंसिपल टू द डिस्क सी। ए से सी में उन 3 प्रिंसिपल का यूज करके अगर आप ए से 3 डिस्क को उसमें ले जाते तो नंबर ऑफ मूवमेंट कितने लगेंगे, 2⁻⁻1 लगेंगे। से नंबर ऑफ डिस्क 3 है तो एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दिया, नंबर ऑफ डिस्क अगर 2 है तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने होंगे, 2⁻n + 1 - 1, यानी कि 2⁻2 + 1 - 1 2⁻3 दैट इज 8 - 1 = कितने आएंगे, 7 आएंगे। और अगर नंबर ऑफ मूवमेंट की बात करें, नंबर ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं तो कितने आएंगे, नंबर ऑफ मूवमेंट के लिए आएगा 2⁻n - 1 आएगा, यानी कि अगर 2 हैं तो 2⁻1 यानी कि दैट इज 4 - 1 = कितने होंगे, ये कितने होंगे, 3 होंगे। 4 - 1 = 3 मूवमेंट होंगे। अगर 2 डिस्क हैं तो नंबर ऑफ मूवमेंट कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो ये आप एग्जांपल से करके भी देख सकते हैं कि 3 रॉड आप बना लें और 2 आप रखें नीचे, बड़ी वाली छोटी वाली, तो पहले छोटी वाली को बी में लेके आएंगे, एक मूवमेंट हो गया, फिर सबसे बड़ी वाली को सी में लेके आएंगे, वो दूसरा मूवमेंट हो गया, और फिर वो जो बी से फिर आप किस में लेके जाएंगे, सी में लेके जाएंगे, वो तीसरा मूवमेंट हो गया। ये आप कर भी सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर सपोज ये 3 रॉड हैं, अगर मेरी बात आप समझ रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ रॉड 2 हैं तो कितने मूवमेंट लगेंगे, पहले छोटे वाले को यहाँ बी में लेके आओगे, तो बी में लेके आओगे तो ये वाला हट जाएगा, ये हट जाएगा तो फिर ये बड़ा वाला रह जाएगा, बड़े वाले को आप इसमें लेके आओगे, दूसरा मूवमेंट, और फिर ये वाला बड़ा वाला हट गया, अब ये इसके ऊपर आपने क्या किया, छोटा वाला यहाँ पे डाल दिया, तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितने लगे, 3 मूवमेंट लगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला आपको याद करना है। नंबर ऑफ फंक्शन कॉल की बात होती है तो दैट इज 2⁻n + 1, और अगर 2⁻n + 1 - 1, अब इफ नंबर ऑफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड देन 2⁻n - 1। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऑलरेडी इस टॉपिक से पूछे गए हैं, आप उसको दोबारा सॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते, मेरे आंसर से आपका आंसर मैच नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट कीजिए, आई कैन एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन, आई कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अगेन विद मोर, आप कह सकते हैं कि वो जो हम वैल्यू लिख रहे थे बहुत और ध्यान से लिखेंगे, सो दैट वी कैन कंक्लूड दैट आवर आंसर इज राइट आंसर। मैं एक बार और बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इफ द टावर ऑफ नई ऑपरेटेड व्हेन n = 10 है, टोटल नंबर ऑफ मूव बताइए, बता सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है। सॉल्यूशन बताइए टावर ऑफ नई का, वर्किंग बताइए टावर ऑफ नई की, वो 4 डिस्क पे कैसे होगा, तो 4 डिस्क बना के आपको वो जो मैंने करके दिखाया पूरा, वो 3 की बजाय आपको 4 के लिए करके दिखाना है। राइट एंड एल्गोरिथम फाइंडिंग सॉल्यूशन टू टावर एक्सप्लेन दी वर्किंग, तो ये अब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मूव्स आप n डिस्क है, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया है। टावर ऑफ नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए, रिकर्सिव सॉल्यूशन ही है वो जो आपको मैंने एल्गोरिथम लिख के दिखाई है, दैट इज रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टेल रिकर्जन ऑफ और टावर ऑफ हनोई पे, तो ये आप कर लेना चाहिए आपको। 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, दैट इज टेल रिकर्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेल एंड नॉन टेल रिकर्शन, एंड सेकंड वन इज टावर ऑफ हनोई की हिस्ट्री क्या है, रिकर्सिव प्रोसीजर क्या है, पजल कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नंबर ऑफ मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इन दिस वे नाउ वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 2 आल्सो। बहुत खुशी की बात है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 2 आल्सो वेरी सक्सेसफुली। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1, उसमें बहुत सारे लेक्चर हमें लगे थे क्योंकि बहुत सारा प्रोग्रामिंग पोर्शन वहां था। लिंक लिस्ट बहुत बड़ा टॉपिक था, सभी तरह के लिंक लिस्ट के बारे में हमने बात की थी, बहुत लंबा समय लगा था। लेकिन नाउ विद इन 12 और 13 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 2। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द यूनिट नंबर 3 एंड वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द सर्चिंग। और सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए किसी तरह का इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मेरे आंसर से आपका आंसर कोई मैच नहीं करता है, ये सारी बातें मैं आपसे सुनना चाहता हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल रिएक्ट ऑन दोज प्रॉब्लम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।